राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा अगर आपको बनाना होता तो किसे बनाती हैं? वहाँ पर आप देखिए कि जायदा खान जी, जो मैं साफ साफ नाम भी ले रही हूँ जी, वो अवैध खनन में लुप्त हैं। तो ऐसे में आपने वहाँ पर आवाज को क्यों नहीं बुलंद किया? पहला यही सवाल है कि अगर सचिन पायलट आपके यहाँ बीजेपी में आते हैं तो आप क्या उनका स्वागत करेंगी? नमस्कार, मैं नुपुर जारोली लोढ़ा। आज पूरी राजस्थान तक की टीम जो है वो सीधा न्यूज रूम से आपके साथ में मुखातिब हो चुकी है। आज हमारे साथ में न्यूज रूम में मौजूद है लोकसभा सदस्य सांसद भरतपुर से महिला सांसद रंजीता कोहली, जो कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो करती है, साथ ही अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को पुरजोर तरीके से सदन में बुलंद भी करती है। और ऐसी ही नेता हमारे साथ में रंजीता कोहली जो है सीधा न्यूज रूम से मुखातिब हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। जी रंजीता जी, जब भी आपका जिक्र होता है चर्चाओं में सबसे पहले जो मुद्दा चल रहा है अवैध खनन को लेकर के, लगातार ये बातें हो रही है कि अवैध खनन जो है किस तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि कहा जा रहा है कि आपके इलाके में भी अवैध खनन हो रहा है, तो ऐसे में आपने वहाँ पर आवाज़ को क्यों नहीं बुलंद किया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भरतपुर के अंदर अवैध खनन पुरजोर तरीके से हो रहा है, उसको लेकर के आप देखिए कुछ दिन पहले हमारे संत विजयदास महाराज जी ने आत्महत्या कही है। इसलिए क्योंकि वो हमारे महात्मा जी भी और वहाँ की जनता भी चाहती थी कि जो अवैध खनन हो रहा है वो रोका जाए, इसलिए क्योंकि वहाँ के गरीब तबके के लोगों के जो घर ब्लास्ट हो रखे थे वो ब्लास्ट ना हो और गरीब के जो लोग गरीब हैं उनको न्याय मिले। लेकिन आज तक उस अवैध खनन को नहीं रोका गया, क्योंकि वहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से वहाँ की विधायिकाएं हैं और मंत्री भी हैं, उनके पति के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं, फिर भी वो खुलेआम अवैध कर रहे हैं। लेकिन अवैध खनन आज तक नहीं रोका गया और भरतपुर के अंदर तो ये बहुत ज्यादा अवैध खनन हो रखा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कांग्रेस सरकार से कि आप अवैध खनन को रोकिए, जिससे कि जो जनता वहाँ पर है उनको न्याय मिल सके। जी बिल्कुल रंजीता जी, लेकिन जब भी अवैध खनन की हम बात कर रहे हैं, आपने बखूबी तरीके से जवाब दिया। हाल ही में कामा से जो अवैध खनन का जो ट्रक जा रहा था, वो कहा जा रहा था यूपी की तरफ जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली कि जब जांच की गई तो पाया गया कि बीजेपी के कुछ दिग्गजों का उसमें हाथ है। तो क्या लगता है इस व्यवस्था में बीजेपी भी शामिल है? मैं इसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से अवैध खनन वहाँ लगातार हो रखा है, खुलेआम होता है, और आज हम देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार पर विपक्ष पर आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ पर आप देखिए कि जायदा खान जी, जो मैं साफ साफ नाम भी ले रही हूँ जी, वो अवैध खनन में लुप्त हैं और भ्रष्टाचार वहाँ के कांग्रेस के लोग ही कर रहे हैं। वो अलग बात है कि वो किसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। वहाँ पर कांग्रेस के लोग इस अवैध खनन को पूरी तरीके से ही कर रखे नहीं। आज वो अगर इस तरीके के करते जो हमारे संत विजयदास महाराज जी आत्मदाह करते, उसके बाद भी 5-6 दिन उसको रोका गया, वापिस उसी पटरी पर वो लगातार चल रहा है। और अवैध खनन को लेकर के जितनी आवाजें उठाई थी तो उन्होंने मेरी आवाज को भी दबाने का कोशिश करा गया। मेरे ऊपर भी हमले हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने हमलों का जिक्र किया। तकरीबन शायद जहां तक मुझे पता है तकरीबन 4 बार आप पर हमले हुए हैं, लेकिन क्या अभी तक आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हो पाई, क्यों गिरफ्तारी उनकी नहीं हो पाई? इस पर कोई जांच, क्या बात हुई है? आज तक 4 बार मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं, क्योंकि अवैध खनन को लेकर के जनता को न्याय दिलाने के लिए, और हमारी जो वहाँ की जनता है, वहाँ जनता त्रस्त है और अवैध खनन को लेकर के वहाँ की जनता, मासूम जनता इस आवाज़ को लगातार उठाती रही। उनकी आवाज़ बनकर मैंने भी इसको उठाया, तो मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी, मेरे ऊपर हमले करे गए और मेरी जान लेने की कोशिश करी गई। और लेकिन मैं अभी तक पूरी जनता की सेवा में लगी हुई हूँ, तो मैं आपके सामने हूँ। और दूसरा, इसी बात पर हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस की विधायिका आज जो सवाल उठा रही है कांग्रेस सरकार पर,
और उन्हीं की कांग्रेस सरकार की विधायिका है दिव्या मंदरणा जी, जो कि उनके आगे पीछे भी गाड़ियां चलती हैं, वो भी सिक्योरिटी के अंदर आती हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमले हो गए। जब मेरे ऊपर हमले हुए तो इनके कांग्रेस के मंत्री और कुछ चुनिंदा लोगों ने जो आवाज उठाई कि सिक्योरिटी में होने के बाद भी इनके ऊपर हमले कैसे हो जाते हैं। तो आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस सरकार से कि उनके ऊपर कैसे हमले हो गए। उनकी विधायिका ही उनके ऊपर सवाल उठा रही है, लेकिन आज सत्य हो गया कि वहाँ पर जो सत्य की आवाज उठाता है उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। मेरी जान खुद लेने की कोशिश करी और आज इनकी खुद दिव्या मंदरणा भी इन पर सवाल उठा रही है। काफी लोगों को गर्व होता है, आधे राजस्थान को गर्व होता है, लेकिन भरतपुर की बात कर ले, चलिए आपके इलाके की मैं बात कर लूँ, तो बालिका शिक्षा को लेकर के या महिलाओं की शिक्षा को लेकर के आपने क्या कुछ कामकाज किया है आपके कार्यकाल में? मैं खुद महिला भी हूँ और महिला के नाते आज मैं बेटियों का दर्द भी समझती हूँ और उन बेटियों के पास भी मैं कई बार हर जगह जा करके उन बेटियों की शिक्षा के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बेटियाँ आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से देश भी आगे बढ़ेगा। और महिलाओं के पास ऐसी महिलाओं के पास मैं गई हूँ जिनका कोई देखने वाला भी नहीं है और उनका कोई कुछ कहते ना देख रेख के लिए भी कोई नहीं होता, लेकिन उन महिलाओं के पास जाकर के मैंने भी उनकी सेवा की है और उनको सेवा देने की पूरी कोशिश की गई है। और मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प होती है तो मैं निश्चित रूप से उनके बीच में जाकर के ये सेवा देती हूँ। ठीक है, हमारे साथ और भी टीम मौजूद है, लेकिन एक महिला को लेकर के एक आखिरी सवाल अभी पूछना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में हाल ही में जोधपुर का उदाहरण आपने देखा है, लगातार 3 जो है रेप के मामले हमने देखे और उसके बाद में जोधपुर में किस तरह से जो है सामूहिक हत्याकांड ने हर किसी को जो है दहला के रख दिया है, खौफजदा कर दिया है। तो ऐसे में उस पर आपका क्या कुछ रिएक्शन? इस पे मेरा रिएक्शन यही है कि जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में महिला विरोधी सरकार हम लोग कह सकते हैं, इसलिए कि जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, तो उसी को लेकर के मैं आपको एक घटना बताती हूँ कि 3 दिन पहले जोधपुर के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है और वो दिल दहलाने वाली घटना है। हम लोग अगर सुन लें तो खुद का भी दिल दहल जाता है। इसी प्रकार से मैं बताती हूँ कि हालांकि ये पहली घटना नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर कई ऐसी घटना हो चुकी हैं जिनका हम प्रकरण करें तो कम है, क्योंकि आपके सामने आया होगा करौली की घटना, जो एसिड डाल करके और जला करके कुएं में फेंक दिया गया था। आप देखिए अलवर की घटना, ऐसी घटना है जो अगर हम सुबह से और शाम तक बखान करें तो भी कम है, क्योंकि राजस्थान के मुखिया इन घटनाओं को संज्ञान में नहीं ले रहे और उन बेटियों को एक जिस तरीके से हम कहते हैं न्याय नहीं मिल पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे कि हम लोगों ने उनको पकड़ लिया। क्या आपकी सरकार में गैंगरेप और नहीं हुए थे? जबकि आपकी सरकार में नहीं हुए थे। हमारी सरकार में अगर ऐसा हुआ तो हम लोगों ने न्याय देने का काम करा, बेटियों के सम्मान के लिए हम लोग खड़े रहिए, बेटियों को न्याय दिया हम लोगों ने। दूर लेकर जाएं, मणिपुर ले आएं, तो उस पर लगता है कि 77 दिन में जो कमेंट आया है, आपको लगता नहीं कि देर हो गई? आप जब महिलाओं की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है, ऐसे में जिस तरह की घटना वो आती है, वायरल वीडियो होता है और वो 3-4 मई की घटना है और उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि साहब ऐसी घटनाएं बहुत सारी हुई हैं, बस जो है एक आधी एड्रेस हो पाई है। ये बहुत बड़ी बात है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। आपको बहुत बड़ा कमेंट नहीं करना है, लेकिन आप इस पर सोच कर देखिए एक बार कि एक बार मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, बस एक आधी रिपोर्ट हो पाई है। मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारे माननीय गृहमंत्री जी लगातार अधिकारियों के बीच में रहे, लगातार जनता के बीच में रहे, लगातार उनके दुख सुख के बारे में बात करिए, उनके जितने भी दुख हैं उनको अपना दुख समझ करके उन्होंने उनके बीच में बात करी है, लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस पे इस तरीके से उन घटनाओं के बारे में, क्योंकि लगातार उन्होंने समाधान की इस पर बात करी है और उस पर हम लोग यही कहेंगे कि उनका जिस तरीके से हम लोगों को चिंता है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े विश्व के गृह मंत्री जी हैं, वो अपने संज्ञान में लेकर के इस बात को कर रहे हैं, चर्चा में भी ले रहे हैं और अपने संज्ञान में भी रख रहे हैं। लेकिन जो मणिपुर में हुआ, जो राजस्थान में हुआ, दोनों जगह कहीं घटना को कोई सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन इस पर कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है कि मेरा अपराध बड़ा या तेरा अपराध बड़ा? क्या ये सही है? और ये कल बीजेपी नेताओं की तरफ से ज़्यादा किया गया। मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार ने
आज हम किसी भी न्यूज चैनल को ले लीजिए, टेलीविज़न को ले लीजिए, आज बेटियों की जो सुरक्षा होनी चाहिए वो राजस्थान के अंदर नहीं है। क्योंकि आए दिन जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में आज बेटियां कहां पर जाएं, किससे सुरक्षा मांगे, इसलिए क्योंकि बेटियों के सम्मान के लिए हम सब नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। क्योंकि आज बेटियों को एसिड डाल करके जिंदा जला दिया जाता है, कुएं में फेंक दिया जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, सुबह से और शाम तक हम लोग बखान करें तो वो ख़त्म नहीं होंगी। राजस्थान के अंदर जिस तरीके से एक अखाड़ा बन चुका है वो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। कभी हम सोचते थे कि राजस्थान में बेटियों के लिए आन और बान शान के लिए युद्ध हो जाया करते थे, लेकिन आज बेटियों को सम्मान नहीं मिल रहा। जी, आपकी बात ठीक है कि आप लोग आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब कहीं कोई अपराध होता है, ठीक है, और अपराध के बाद आप भी गई थी वहाँ पे, दिया कुमारी भी गई थी, आपने वहाँ पे धरना भी दिया था करौली में, मैंने देखा था आपको। लेकिन सबसे पहले क्या वजह किरोड़ी लाल जी पहुँचते हैं और आप लोग बाद में पहुँचते हैं, इसकी क्या वजह? आखिर बाबा मैदान क्यों मार ले जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे कोई भी नेता वहाँ पर पहुँच के नहीं है, बेटियों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और उन्होंने आवाज़ उठाई, बजरी माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। आपके ऊपर जब हमला हुआ तो आप धरने पे भी बैठी, लेकिन अभी आपको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है जहाँ तक मुझे पता है। तो उसके बाद से आपने ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और बजरी माफिया के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, ये बंद क्यों कर दिया? क्योंकि आपके लिए ऐसी, आपके तरफ से कोई ऐसी खबर आई नहीं हमारे पास कि आप आज धरने पे बैठी हैं, और जबकि वो हनुमान बेनीवाल जी लगातार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कोस रहे हैं कि जिसकी सरकार रहती है बजरी माफिया से उसकी सांठगांठ रहती है। वो रोज़ कह रहे हैं अपनी हर रैली में, तो आपने बंद क्यों कर दिया? पहली बार तो मैं आपको बता दूं, उनके खिलाफ बोलना मैंने कभी बंद नहीं करा, क्योंकि मेरी जनता को इंसाफ नहीं मिला है। आज भी वहाँ अवैध खनन चल रहा है, बजरी माफिया वहाँ खुलेआम घूम रहे हैं और वहाँ खुलेआम जनता पर गोलियां चल रही हैं। उस आवाज़ को मैं हमेशा से ही उठाती आ रही हूँ। 2018 के पहले अवैध खनन की क्या स्थिति थी? आप क्या नहीं होते थे अवैध खनन, या बजरी माफिया नहीं थे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि 2000 पहले जब अवैध खनन होते थे तो उसमें भी बाजी उठाई गई थी, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि उस टाइम पे इतना नहीं था जितना आज हो रखा है। अच्छा, बीजेपी सांसद होने के नाते आप कुछ नहीं बोलना चाहेंगी, मुझे पता है। आप समझ लीजिए आप जनता का एक हिस्सा हैं। आपसे अगर पूछा जाए, आप न्यूट्रल होकर बताइए, अगर राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री का चेहरा अगर आपको बनाना होता तो किसे बनाती आप? मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी कि इस पे हमारा शीर्ष नेतृत्व वो तो जो देखिए, वो तो तय एक करता है। सांसद का जवाब हुआ, मैं एक आम आदमी का जवाब सुनना चाहता हूँ। आप अगर मेरी जगह होती या मैं राजस्थान का निवासी हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ कि ये सीएम होता तो अच्छा होता, तो आप सीएम का चेहरा कैसे मानती? हम मोदी जी को, मोदी जी इसलिए CM है। मोदी जी के चेहरे को, नहीं, इसलिए ये तो एक राजनीतिक भाषा हो गई। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, आप एक आम आदमी हैं मान लीजिए, और आपसे पूछा जाए कि गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह राठौड़, या फिर वसुंधरा राजे, या फिर दिया कुमारी, इन चार नामों में किसे? नहीं, मैं सबसे पहले यही कहूँगी, एक भारतीय जनता पार्टी और एक बीजेपी की सांसद होने के नाते कि हमारा जो शीर्ष नेतृत्व करता है उसी को हमें एक्सेप्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि अगर सचिन पायलट आपके यहाँ बीजेपी में आते हैं तो आप क्या उनका स्वागत करेंगी? मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अजमेर और जयपुर तक जी बड़े नेता हैं जिनकी बात को रखा जाता है, जी। जिनकी बात को युवा सुनते हैं, और उसको लेकर के उन्होंने पदयात्रा करी जी, और तब छाले पड़ गए उनके पैरों में, क्योंकि वो युवाओं की बात कर रहे थे, वहाँ उनको न्याय दिलाने की बात कर रहे थे। लेकिन आज आप देखिए कि जब वो दिल्ली आते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है कि उनके पैरों में मल्लम लग जाता है, उनके पैरों की छाले ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ इस पे इतना ही कहना चाहूँगी, अगर युवाओं की हम बात उठाते हैं तो युवाओं के साथ हमको चलना चाहिए और उनका जो हमें हक है उनको दिलाना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे। आपने तो ये बताया उन्होंने क्या किया, मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप स्वागत करेंगे या नहीं? नहीं, जिस तरीके से अगर माने आते हैं तो सभी जनता ही स्वागत करती है। जैसे जी, उसमें कोई मेरा ही सवाल नहीं है कि मैं ही स्वागत करूँगी। भरतपुर में जैसे आप सांसद हैं और मतलब जितनी भी सीटें हैं, 6 की 6 सीटें हैं शायद जहाँ तक है, हाँ 7 सीटें हैं, 7 की 7 पे कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसा क्या हुआ कि जो एक भी विधायक बीजेपी का नहीं आ पाया? ऐसा ये हुआ जब चुनाव चलता है जी तो इनके जो खोखले ढकोसे होते हैं जी जो ये बात करते हैं बिना मतलब की,
कि हम लोग किसानों को भत्ता देंगे, जी। युवाओं को रोजगार देंगे जी। और जनता के बीच में बरगलाने का काम करते हैं। जी। जब चुनाव आएंगे तो आप वापस फिर देख लीजिए कांग्रेस सरकार को। रंजीता जी, आप ही के ज़िले की बात कर लेते हैं। ये चर्चाएं चल रही है कि वहाँ का जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वहाँ का जो जाट समाज है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपसे नाराज़ है। वजह ये बता रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के ये शिकायत है कि आपने उनकी आवाज़ जो है उनकी पैरवी पुरजोर तरीके से नहीं की, जबकि हम मनोज राजौरिया को देख ले तो उन्होंने बड़े ही पुरजोर तरीके से की है। इस पे क्या कुछ कहेंगी? मैं इस पे यही कहूँगी कि जिस तरीके से आवाज़ है वहाँ का कोई भी नाराज नहीं है। वहाँ के लोग हैं, मेरे पास मांग लेकर आए, मैंने उनकी आवाज़ को निश्चित रूप से एक मंच के माध्यम से भी रखा था और उनकी आवाज़ रखने का मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं वहाँ की सांसद हूँ और वो लोग जो जनता है मेरी अपनी है, तो मैं हमेशा आवाज़ उठाने का काम करती हूँ। सदन में भी सबकी आवाज़ उठाती हूँ, जो आवाज़ होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अब आपके बारे में ये जान लेते हैं कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ रही है तो किस सीट से, क्योंकि चर्चाओं में ये सवाल बहुत है। इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अभी मेरा कोई ऐसा नहीं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो हमें दिशा निर्देश देगा निश्चित रूप से हम लोग उसी पे फॉलो करेंगे। हमारा खुद का ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग क्या, क्योंकि हम लोग हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता को दिशा निर्देश मिल जाता है, उसी पे वो फॉलो करते हैं। विश्वेंद्र सिंह जैसे दिग्गज नेता जो है वहाँ से है, ऐसे में उनके सामने आप अपने आप को कहाँ कैसे देखती हैं? इसमें जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, उसके बाद वो अपनी सरकार के बारे में बात करते हैं, हम अपनी सरकार के बारे में बात करते हैं और जनता की बात आ जाती है तो निश्चित रूप से हम जनता के हित के बारे में बात करते हैं कि जनता के हित के लिए क्या हमको करना चाहिए, वही बात हम लोग रखते हैं। जी, हनुमान बेनीवाल जैसे जाट दिग्गज नेता मान लीजिए इन चुनावों में प्रचार प्रसार करते हैं उधर, तो क्या लगता है चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी? जिस तरीके से चुनाव कोई भी हो और चुनौतियां कितनी भी हो, हम सबको फेस करना पड़ता है क्योंकि चुनौतियां वहीं होती हैं जहाँ पर कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि क्या हमको देखना पड़ता है, लेकिन निश्चित रूप से हर नेता को उनका सामना करना पड़ता है। जी बिल्कुल। जैसा कि हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि मणिपुर की घटना के बाद राजस्थान की घटना को आपकी पार्टी ने, आपके सांसदों ने पुरजोर तरीके से उठाया है। पीएम ने भी जब संसद के सत्र की शुरुआत में राजस्थान का जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिक्र किया। इन सब जिक्र के बाद जो है एक ट्वीट आता है अशोक गहलोत जी का, जो उसमें कहते हैं कि 2 दिन में हमने तो पकड़कर दिखा दिए, 70 दिन में आपकी पार्टी ने क्या किया। तो ये कांग्रेस और बीजेपी में फ़र्क है, इस पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि 3 दिन पहले जोधपुर की घटना है और उसमें हमारी दिल दहलाने वाली घटना है, उसको लेकर के नाबालिग के साथ गैंगरेप हो जाता है और जब जनता के द्वारा उस अपराधी को पकड़ लिया जाता है, उन अपराधियों को, तो कांग्रेस की सरकार अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने ये काम कर दिया है। तो मैं कहती हूँ ये ऐसा काम होता ही क्यों है जो आप अपनी पीठ थपथपाते, क्या इंतजार करते हैं ऐसी चीज़ों का? और अभी वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने 2 दिन में कर दिया। तो 4.5 साल से जो राजस्थान में अत्याचार हो रहे हैं, हमारी बेटियों के गैंग रेप हो रहे हैं, हमारी महिलाओं पर, जो दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सब युवाओं के साथ बेरोजगारी, तो आज तक आपने निराधार क्यों नहीं करा? तो आपके पास क्या प्रमुख जिम्मेदारी है राजस्थान में पार्टी को जीत दिलाने के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते मैं जनता की सेवा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और जिस तरीके से धरातल पर हमारी योजनाएं हैं, आप देखिए आवास योजना, नल से जल योजना, जिस तरीके से हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में लाभ देने का पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उस
काम को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो चलिए, ये थी हमारे साथ में न्यूज़ रूम में आज रंजीता कोहली, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ में अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखा है। साथ ही रंजीता जी, हमें और हमारे दर्शकों को इस बात का इंतज़ार रहेगा कि क्या आप अब जल्द ही क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, और लड़ेंगी तो किस सीट से लड़ेंगी, इस पर हमारी नज़रें जो है वो लगातार बनी रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही।